स्वागत है आप सभी का हमारे फ्री प्रीलिम्स 2026 मेंटोरशिप प्रोग्राम में। सुबह हमने आप लोग को टारगेट दिया था कि आज आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को और संविधान निर्माण टॉपिक को कंप्लीट करना है। आशा है आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा और साथ में जो टेलीग्राम पे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया था उसे भी आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। अभी के इस सेशन में हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है? प्रीलिम्स का एग्जाम है फिर भी हम मेंस लिखे, आखिर क्यों? तो देखिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो प्रीलिम्स के लिए जो क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है प्रीलिम्स एग्जाम में, उसके लिए भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है। प्लस जब किसी चीज को हम लिखते हैं ना तो हमारे जेहन में लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए भी आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, हम सब जानते हैं प्रीलिम्स केवल पास होना होता है और असल नंबर तो जुड़ते हैं मेंस के, रैंक डिसाइड होता है मेंस का। तो हम प्रीलिम्स पास भी कर लिए और मेंस न लिख पाए तो वो प्रीलिम्स पास होना और न होना दोनों एक समान है, किसी काम का नहीं है। इसलिए भी जरूरी है कि हम आज ही से थोड़ा थोड़ा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, ताकि एक तो हमें लिखने की आदत बने, दूसरी उस लिखने से हमें ज्यादा समय तक वो चीजें याद रहें जो हम लिख रहे हैं, तीसरी कि हमारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बने। तो जब तीन काम एक साथ हो रहा हो तो आधे घंटे का समय हमें आंसर राइटिंग पे देना ही देना चाहिए। आज हमारा टॉपिक था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उसी से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं कि भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का खाका ब्लूप्रिंट है, चर्चा कीजिए। अब देखिए, इसमें दो चीजें आपको देखना है। एक तो किसके बारे में चर्चा करने के लिए बोल रहा है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में चर्चा करने की बात कर रहा है। और ये क्या बात कर रहा है, किस विषय पे हमें चर्चा करना है, तो भारतीय संविधान के खाका ब्लूप्रिंट पे हमें चर्चा करना है। अब देखिए, जो बच्चे जिनका थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कमजोर रहा होगा उनके लिए मैं थोड़ा सा 5 मिनट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे डिस्कस कर लूंगा और फिर हम इस सवाल पे आएंगे कि इस सवाल का उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आपको पता चला होगा कि बहुत पहले की बात है कि भारत, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ तो था, राष्ट्र तो था, लेकिन जो आज का मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है, आधुनिक राज्य का कॉन्सेप्ट है, वो आधुनिक राज्य नहीं था। आधुनिक राज्य जब हम 1947 में आजाद हुए हैं उसके बाद बना है। तो फिर क्या था, पहले छोटे छोटे राजा रजवाड़ा थे जो अपने राज्य को ही एक राज्य मानते थे और अपने राज्य पे शासन करते थे। कोई लिखित संविधान नहीं था, कुछ भी ऐसा नियम कानून नहीं था जो लिखित में हो, कोई जनता का शासन नहीं था, राजा रजवाड़े थे। खाता, वो एक कहावत है ना, खाता न बही जो राजा साहब कहें वही सही, कहानी ऐसे चलती थी। फिर एक रोज क्या हुआ, एक रोज हुआ कि समंदर पार से कुछ व्यापारी भारत की धरती पे आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद फिर नीदरलैंड वाले आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, ऐसे करके विदेशी व्यापारी भारत की धरती पे आए। यही जो अंग्रेज व्यापारी बन के भारत में आए थे लगभग 1608 के आसपास में, यही अंग्रेजों ने आगे चल के 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ये अब भारत में राजनीतिक रूप से स्थापित हो गए। जम के लूटपाट मचाया उसके बाद इन्होंने 1765 से लेके 1772 तक। और इसी लूटपाट की देन थी कि ब्रिटिश संसद ने अब डिसाइड किया कि भारत में केंद्रीकृत शासन अंग्रेजों का होना चाहिए।
ये वही दौर था जब अमेरिका आजाद हो रहा था ब्रिटिश शासन के हाथों। तो अमेरिका में जो ब्रिटेन ने गलती किया था कि अलग अलग कॉलोनी बनाया था, उस गलती को वो भारत में सुधारना चाहते थे और इसलिए पूरे भारत का वो सेंट्रलाइज्ड शासन चाहते थे, एकात्मक शासन चाहते थे। इसलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले संविधान की बात अगर हम करेंगे तो सबसे शुरुआती दौर में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, वहां से संविधान का निर्माण धीरे धीरे शुरू हो जाता है, यानी संविधान इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1786 में जो सैन्य जनरल अमेरिका हारा हुआ था, यानी कि कर्नवालिस, उसको 1786 में भारत भेज दिया जाता है। 1793 में पहला चार्टर्ड एक्ट आता है। हर 20 साल के बाद चार्टर्ड एक्ट आएगा। चार्टर्ड एक्ट क्या है बेटा? एक आदेश पत्र जो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में शासन करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, चूंकि भारत में रूल कौन कर रहा था? एक कंपनी कर रही थी, उस पे कंट्रोल स्थापित करने के लिए ये चार्टर्ड एक्ट वगैरह आ रहे थे, हर 20 साल में आ रहे थे। यानी कि हमने क्या देखा? 1773 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1784 में पिट्स पिट्स इंडिया आया। 1786 में कर्नवालिस आया। उसके बाद बेटा 1793 में पहला चार्टर्ड एक्ट आया। उसके बाद हर 20 साल में चार्टर्ड एक्ट आए। 1793 में अगर 20 साल जोड़ेंगे तो 1813 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, 1813 से हर साल एक आध क्वेश्चन पूछा है गैप लगा के। 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया। फिर 20 साल बाद 1833 में एक चार्टर्ड एक्ट आया। यही वो दौर था जो पूरे भारत की राजनीतिक व्यवस्था को अंग्रेजों ने सेंट्रलाइज्ड कर दिया, केंद्रीकृत कर दिया। तो एक 1833 भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दौरान 1833 में ही भारत का जो गवर्नर जनरल था, यानी कि 1773 में क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा? हेस्टिंग बनेगा। उसके बाद 1833 में क्या हुआ? यही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल, यानी पूरी सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया, पूरी सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया भारत की राजनीतिक व्यवस्था को। फिर 1833 के बाद फिर 20 साल जोड़ेंगे तो 1853 हो जाएगा। 1853 यानी ये 4 चार्टर्ड एक्ट आएंगे। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। महादेवी वर्मा की कविता आप लोग बचपन से याद करते हुए आ रहे थे। मंगल पांडे ने गोली मारा था अंग्रेजों को, बचपन से आप लोग देखते आ रहे थे। तो 1857 की महाक्रांति हो जाती है जो अंग्रेजों के पांव उखाड़ देती है। अब यही अंग्रेज एक नया चाल चलेंगे और वो क्या करेंगे? फिर 1861 का एक्ट आएगा। उसके बाद 1889 में एक्ट आएगा। उसके बाद वो बंगाल का विभाजन करेंगे 1905 में। फिर 1906 में क्या करेंगे? मुस्लिम लीग की स्थापना करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 1909 में अंग्रेज क्या करेंगे? 1909 में भारत शासन अधिनियम 1909 लाएंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 ले आएंगे। 1909 के तहत वो मुस्लिम जो समुदाय है उसको वो पृथक निर्वाचन दे देंगे। 1919 में वो द्वैत शासन लागू करेंगे और फिर 1935 का एक्ट आएगा। 1935 के एक्ट में उन्होंने क्या किया था? 1965 के 1935 के एक्ट में, 1935 के एक्ट में उन्होंने प्रांतीय स्वायत्ता दे दी थी, यानी प्रांतों को स्वायत्ता दे दी थी। राज्यपाल का पद आ गया था।
भारतीय संविधान का मैक्सिमम खाका तैयार हो गया था उस समय 1935 के एक्ट के माध्यम से। यानी कि ये सारी जो चीजें चल रही थी, यही जब भारत आजाद हुआ तो 1935 के एक्ट को 1935 के एक्ट से, यानी कि जो संविधान के लिए जो कानून बने थे, मैक्सिमम कानून को नया संविधान में ले लिया गया। यानी कि संविधान 2-4 दिन में नहीं बना, 2-4 लोगों ने नहीं बनाया। ये धीरे-धीरे 1773 से इवॉल्व होते 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 1935 तक पहुंचा और फिर 1935 के ही जो प्रोविजन थे, जो प्रावधान थे, वो आज का जो आधुनिक संविधान है, जिसमें चाहे राज्यपाल का पद हो या प्रांतों को स्वायत्तता हो, इन सारी चीजों को वहीं से उठा के डाला गया। तो इस तरह से संविधान धीरे-धीरे इवॉल्व हुआ। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल को जब आप देखेंगे तो यही सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का खाका ब्लू प्रिंट है, चर्चा कीजिए। अब हमने आपको पहले ही बताया कि आज का जो संविधान है उसमें मैक्सिमम चीजें 1935 से ली गई हैं। अब इस प्रश्न का हमें उत्तर लिखना होगा, तो कैसे उत्तर लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, क्या फॉर्मेट होना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए? तो देखिए, सबसे बेहतर तरीका होता है आप कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि यूपीएससी का ही उत्तर लिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे, एक बार कभी अगर आपको समय मिले तो यूपीएससी क्रैक करने के बाद ही जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, वो फॉरेन मिनिस्ट्री ज्वाइन किए थे और आज वो विदेश मंत्री हैं। लेकिन उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था और वो सिर्फ यूपीएससी ही क्रैक नहीं किए थे, आज दुनिया के बड़े-बड़े लीडर्स के साथ वो बातचीत करते हैं और डील करते हैं। उनके बातचीत के लहजे को देखना, उनके बातचीत करने के तरीके को देखना, या फिर आप किसी न्यूज़पेपर के जब एडिटोरियल को पढ़ रहे होंगे तो उस एडिटोरियल को पढ़ना और फिर इस फॉर्मेट को जो मैं आपको समझा रहा हूं इसको इमेजिन करना, तो आपको एकदम क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखेगा। स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी बात को कहने के लिए सबसे पहले आपको उसका परिचय देना होता है, इंट्रोडक्शन चाहिए होता है। किसी भी बात को अगर आप शुरू कर रहे हैं, ये बात ही तो है। मान लीजिए कि ऐसे आपको लिख के बताना है एग्जामिनर को भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। वैसे एग्जामिनर अगर आपसे मुंह से पूछ लेता, मैं ही आपसे पूछ लेता कि चलो बताओ बाबू इसके बारे में, तो आप बातचीत कैसे शुरू करते? सबसे पहले 1935 भारत शासन अधिनियम, इसका परिचय देते। तो सबसे पहले आंसर राइटिंग में क्या करना है? परिचय देना है। और परिचय देने के बाद इसके बारे में आप मेन बॉडी लिखते, यानी मुख्य भाग लिखते। मेन बॉडी यानी इसके बारे में आप हमें बताएंगे कि कैसे भारत शासन अधिनियम, पहला हमने परिचय दे दिया कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। उसके बाद हमने क्या किया? मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे कि कैसे ये संविधान का ब्लूप्रिंट है। तो उसमें हम लिखेंगे कि आज के हमारे संविधान में कौन-कौन सी चीजें हैं जो 1935 से ली गई हैं। राज्यपाल का पोस्ट हो गया, संघीय व्यवस्था हो गई, राज्यों को स्वायत्तता हो गई। ये सारी चीजें हम कहां से लिए? 1935 से। और फिर हम क्या करेंगे? कंक्लूजन दे देंगे। कंक्लूजन यानी सारांश। सारांश क्या होता है बेटा? पूरे उत्तर का निचोड़ आपको 2 लाइन में दे देना है। अब चूंकि मैं आप लोगों के लिए एक आंसर का फॉर्मेट लेके आया हूं ताकि आप समझो कि कैसे लिखते हैं। तो जब आप प्रस्तावना लिखेंगे तो प्रस्तावना में आप क्या करेंगे? भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बता रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इसके बारे में अगर हम इसका परिचय देंगे तो इसका परिचय क्या दे सकते हैं कि देखो भैया, ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, ये औपनिवेशिक काल में, अब औपनिवेशिक काल क्या है? अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया, उपनिवेशवाद जो उन्होंने फैलाया उसका,
जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, जो प्रैक्टिकल उन्होंने नीति लागू की, उसे औपनिवेशिक कहते हैं। तो औपनिवेशिक काल का सबसे व्यापक कानून था जिसने भारतीय संविधान की संरचना की नींव रखी। हमने इतना इंट्रोडक्शन 2 लाइन में दे दिया भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 औपनिवेशिक काल का सबसे व्यापक कानून था जिसने भारतीय संविधान की संरचना की नींव रखी। अब हमने बता दिया एग्जामिनर को कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 क्या है, प्लस हमने ये भी बता दिया कि आगे हम क्या बताने वाले हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे ये लाइन डाला कि जिसने भारतीय संविधान की संरचना की नींव रखी, क्योंकि हमें भारतीय संविधान की संरचना के बारे में ही बात करनी थी, खाका के बारे में बात करनी थी, स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी थी। अब कैसे रखी, तो खाका में क्या है, इसी से हमें फेडरल स्ट्रक्चर मिला, केंद्र प्लस राज्य का कॉन्सेप्ट मिला, इसी अधिनियम से प्रांतीय स्वायत्तता मिली, इसी अधिनियम से राज्यपाल का पद मिला, इसी अधिनियम से लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी अभी जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका प्रावधान मिला, और इसी में आपातकालीन प्रावधान भी थे, इमरजेंसी प्रोविजन भी थे। लेकिन साथ में चर्चा करना है, तो जब भी सवाल आए चर्चा करने का ना, तो हम उसके बारे में बताएंगे और साथ में उसका लिमिटेशंस भी बताएंगे, सीमाएं भी बताएंगे कि देखिए जो भारत शासन अधिनियम है उसमें संघीय ढांचा, प्रांतीय स्वायत्तता, राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान जैसे प्रावधान रखे गए थे जो अभी के भारतीय संविधान की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। साथ में इनकी सीमाएं क्या थी, सीमाएं ये थी कि 1935 एक्ट के माध्यम से पूर्ण संघीय व्यवस्था लागू नहीं हुई थी। बात जरूर उसमें थी, कॉन्सेप्ट जरूर उसमें था, लेकिन पूर्णतः वो लागू नहीं हुआ था। दूसरा, ब्रिटिश नियंत्रण का कंट्रोल बना रहा था। ऐसा नहीं था कि 1935 के एक्ट से हमें लोकतंत्र मिल गया और 1935 के माध्यम से हमें गणतंत्र मिल गया, नहीं। ब्रिटिश अपना नियंत्रण बनाए हुए थे और वास्तविक लोकतंत्र का अभाव था, नहीं था भारत वास्तविक लोकतंत्र। तो इस तरह से हमने क्या किया, उसका मुख्य भाग डिस्कस कर लिया, उसकी लिमिटेशंस डिस्कस कर लिया, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसका जब निष्कर्ष देना होगा तो निष्कर्ष में हम क्या करेंगे, 2 लाइन में कंप्लीट सार देंगे। और सार क्या है, सारांश क्या है कि 1935 का अधिनियम संरचनात्मक आधार देता है, स्ट्रक्चरल बेस जरूर देता है 1935 का अधिनियम, लेकिन भारतीय संविधान ने, यानी आजादी के बाद जो भारतीय संविधान अपनाया गया, वो इसे संप्रभु यानी स्वर्ण और लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक रूप दिया। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट 1935 के, अब यहां हम एग्जामिनर को क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, एग्जामिनर हमसे जानना चाहता है कि भैया तुम्हें 1935 के एक्ट के बारे में कितना पता है, और हम क्रिस्टल क्लियर अपना विजन 1935 एक्ट के बारे में उसको दे रहे हैं कि देखिए जो संविधान का ढांचा है, जो संविधान का खाका है, वो 1935 के एक्ट में मैक्सिमम तैयार हो गया था, जिसमें चाहे वो राज्यपाल का पद हो, चाहे इमरजेंसी का प्रोविजन है हो, चाहे वो यूपीएससी की यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन हो, वो सब कुछ उसमें शामिल था। लेकिन फिर भी उसकी लिमिटेशंस ये थी कि अंग्रेज उस पर कंट्रोल बनाए हुए थे, पूर्ण संघीय व्यवस्था नहीं लागू हुई थी। जब हम आजाद हुए, संविधान को लागू किए, उसके बाद हमने, या हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से स्वर्ण यानी संप्रभु, संप्रभुता का मतलब होता है बेटा कि जो सरकार है वो अपनी सर्वोच्च विधि का उपयोग कर सकती है हमारे देश पे, यानी हमारे कानून, हमारे, अगर जैसे हमारा संविधान सुवर्ण हो गया, संप्रभु हो गया, इस बात का मतलब है कि हमारे संविधान के ऊपर या हमारे देश के ऊपर किसी दूसरे का कोई अधिकार नहीं है, कोई दूसरा अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ
हमारे देश का संविधान ही हमारे देश में सर्वोच्च रहेगा, उसी के अनुसार चीजें चलेंगी। तो संविधान की सर्वोच्चता जो है, सोवर्निटी जो है, संप्रभुता जो है, वो आजादी के बाद प्राप्त हुआ और असल मायने में लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो इस तरह से हमने अपना एक क्रिस्टल क्लियर विजन एग्जामिनर के सामने रख दिया। एग्जामिनर कहेगा वाह भाई मजा आ गया तुम्हारा तो आंसर पढ़ के। अब देखिए इसमें कितनी सारी बातें थी जो प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछ सकता है कि संघीय ढांचा जो फेडरल स्ट्रक्चर था क्या वो 1935 के एक्ट से लागू था? प्रांतीय स्वायत्तता का कॉन्सेप्ट कब लागू हुआ, संविधान में कब शामिल हुआ? पब्लिक सर्विस कमीशन को कब इंट्रोड्यूस किया गया, संविधान में कब शामिल किया गया? ये कई सारी सवाल हैं जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा हम आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको पांचों क्वेश्चन का जवाब देना है, आंसर लिखना है। आंसर लिख के आपको आंसर टेलीग्राम पे ही शेयर करना है बाबू। इसके लिए यूपीएससी का जो कॉपी होता है, कॉपी का फॉर्मेट हम टेलीग्राम में ही आपको अवेलेबल करा देंगे। आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, उस पे आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपसे हम छोटे में कम में डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपका एक नजरिया क्लियर हो। अब दूसरा सवाल कहता है कि संविधान सभा यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसकी संरचना और कार्य प्रणाली का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक परीक्षण करने का मतलब क्या हो गया कि जो संविधान सभा है, किसके बारे में बात करना है? संविधान सभा के बारे में बात करना है। और क्या बात करना है? उसकी संरचना यानी उसकी जो बनावट थी संविधान सभा की और उसकी कार्य प्रणाली, उसका हमें समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो देखिए जब भी आपके सामने समालोचनात्मक परीक्षण की बात आ जाए, आलोचनात्मक परीक्षण की बात आ जाए, आलोचनात्मक विश्लेषण की बात आ जाए, जब भी आपके सामने आए, तो आलोचनात्मक या समालोचनात्मक का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के बारे में केवल नकारात्मक बोलते जाए। इसका मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल जीरो पे, न्यूट्रल पे रह के और उस विषय को देखने का प्रयास करें कि क्या इस चीज की अच्छाई है, क्या बुराई है। यानी कि जो संविधान सभा है, उसकी संरचना और कार्य प्रणाली में क्या अच्छाई है, यानी क्या सकारात्मक पक्ष है और उसका क्या बुराई यानी क्या नकारात्मक पक्ष है। फॉर्मेट सेम रहना है, जैसे आप प्रस्तावना में लिख देंगे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 के एक्ट से हुआ था, जिससे भारतीय संविधान निर्माण के लिए जब कैबिनेट मिशन आया था भारत में, आपको याद होगा, तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन कराया था। अब सच्चाई क्या है संविधान सभा की कि अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो संविधान सभा में जितने लोग चुने गए थे वो अप्रत्यक्ष चुनाव से आए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे। प्रांतों द्वारा उनको भेजा गया था। प्रांतों एवं रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे, वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। ध्यान रखिएगा, जब हम संरचना की बात करेंगे तो जो संविधान सभा था वो अप्रत्यक्ष चुनाव से आया था। वो प्रांतों एवं रियासतों का प्रतिनिधित्व करता था, लोकतंत्र तो था नहीं कि जनता का प्रतिनिधित्व करे। तीसरा, उस संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था। जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़े होंगे तो कांग्रेस के बारे में पता चलेगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी और कांग्रेस नो डाउट एक बहुत बड़ा संगठन था जो आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लीड करेगा। कई बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते वक्त, यहीं पे मैं 1 मिनट में समझा देता हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई संगठन थे। अगर कांग्रेस थी
तो कांग्रेस के साथ और भी कई संगठन थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में थे, चाहे वो समाजवादी संगठन की बात कर लीजिए, चाहे वो कम्युनिस्ट संगठन की बात कर लीजिए, चाहे वो क्रांतिकारी संगठन की बात कर लीजिए, चाहे आप जो जातिवादी लड़ाइयां चल रही थी जिसमें बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले आदि लोगों के योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो जाति के खिलाफ अपना आंदोलन किया, कई लोग कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की जो योगदान है वो भारत की आजादी के लिए नहीं है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट तो आप समझिए कि अगर सामाजिक स्वतंत्रता ही नहीं रहेगा, जब सामाजिक रूप से समाज गुलाम रहेगा, तो राजनीतिक आजादी आप कैसे दे सकते हो? फिर ये राष्ट्रीय आंदोलन फिर किस काम का? तो इसलिए ये इतने विचारधारा थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में काम कर रहे थे एक साथ। तो कांग्रेस अकेले नहीं थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जब संविधान सभा का गठन हुआ तो कांग्रेस का प्रभुत्व था, कांग्रेस की प्रभुत्व था। तो ये संविधान सभा की संरचना थी। अब इसकी आलोचनात्मक समालोचनात्मक परीक्षण करना है तो अब इसकी कमियां क्या थी? कमियां थी कि पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं था, प्रारंभ में संप्रभुता नहीं थी, सीमित मताधिकार था। लेकिन इसकी सकारात्मक पक्ष क्या था? सकारात्मक पक्ष था कि हमारा संविधान उच्च स्तरीय बहस के तहत बना है, हमारा संविधान थोपा नहीं गया है। जो हमारी संविधान सभा थी उसकी सबसे सकारात्मक पक्ष ये रहा कि एक एक मुद्दे पे, एक एक विषय पे चर्चा किया गया है और एक एक मुद्दे, एक एक विषय पे चर्चा करके जो कुछ भी पॉजिटिव हो सकता था उसको लेके अपने संविधान में डाला गया। हमारा जो नेतृत्व था वो नेतृत्व जस्ट सो के उठ के नहीं आया था, वर्षों से हमारी एक लड़ाई थी हमारे लोगों के अधिकारों के लिए, और उस लड़ाई के तहत हमारा जो नेतृत्व था जो संविधान सभा में बैठा हुआ था वो उस लड़ाई के तहत आया था। इसलिए उनका नजरिया बहुत व्यापक था। कितना व्यापक नजरिया था बेटा कि हमसे बाद में आजाद हुए देश, उनके यहाँ 5-5 बार संविधान बन गए, लेकिन हमारा संविधान आज भी अडिग खड़ा है और इतना समावेशी है, इतना इंक्लूसिव है कि सब उसका सम्मान करते हैं और हमारा संविधान सबका ध्यान रखता है। तो ये यूं ही नहीं था, अनुभव के कारण था। तीसरा, सहमति आधारित निर्णय था, यानी कि ऐसा नहीं था कि बहुमत के आधार पर निर्णय हो रहा कि चलिए भाई इस पक्ष में कितने लोग हैं, 50 लोगों में अगर 26 लोगों ने हाथ उठा दिया तो उसको मान लिया गया, 24 लोगों की बात को दरकिनार कर दिया गया। नहीं, संविधान सभा में जो कुछ भी निर्णय लिए जा रहे थे वो लगभग प्रयास किया जा रहा था कि सर्वसम्मति से लिया जाए। इसीलिए तो अगर आप संविधान का भाग 1 में पहला ही आर्टिकल देखते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? इंडिया, दैट इज भारत। क्योंकि कुछ लोग इंडिया के फेवर में थे, कुछ लोग भारत नाम रखने के फेवर में थे। तो जो फाइनल निर्णय लिया गया वो समावेशिता के आधार पे, सहमति के आधार पे लिया गया। इंडिया, दैट इज भारत, दोनों नाम रखे गए। तो ये हमारे संविधान सभा की सकारात्मक पक्ष था। अगर और भी पॉइंट ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। उसमें हर वर्ग से लोग लिए गए थे। अगर हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है तो प्रयास हुआ था कि उस संविधान सभा में उन विविधताओं का हर देश के हर एक पार्ट से, हर एक कोने से, हर एक समाज से प्रतिनिधि उसमें लिया जाए। ये भी हमारे संविधान का, हमारे संविधान सभा की एक सबसे बड़ी सकारात्मक पक्ष था। तो इस तरह से हम सकारात्मक और उसकी जो कमियां, लिमिटेशंस थी उसको हम लिख सकते हैं। बाद में निष्कर्ष क्या लिख देंगे? सीमाओं के बावजूद
संविधान सभा ने एक समावेशी यानी इंक्लूसिव और दूरदर्शी विजनरी संविधान दिया, जो आज भी हमारे लिए शिरोधार्य है। अब ये आंसर देखने के बाद एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को संविधान से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। बेसिकली एग्जामिनर आपका सोच देखता है, एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपकी परिपक्वता मैच्योरिटी किस लेवल तक बढ़ी है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। स्वयं से लिखने का प्रयास कीजिए। यहां मैं 1-2 दिन आपको फॉर्मेट इसलिए दे रहा हूं, आंसर लिख के इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो। जरूरी नहीं कि एज इट इज लिखें, आप इसमें कुछ अपने ज्ञान के अनुसार जोड़ के, कुछ घटा के आप निश्चिंत होकर लिख सकते हैं। यही तो खासियत है यूपीएससी का। यूपीएससी में कुछ भी कट कॉपी पेस्ट नहीं, कुछ भी रटा रटाया नहीं। जो आपके पास नॉलेज है उसके आधार पे आप उत्तर लिखने का प्रयास करें। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तीसरे सवाल का, तो ये आंसर आप लोग लिख के आइएगा। कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग टेलीग्राम पे कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे ही आपके डाउट को दूर कर दूंगा। सवाल क्या है? ब्रिटिश संवैधानिक सुधार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म राजनीतिक नियंत्रण के साधन थे, चर्चा कीजिए। अब जरा देखिए बेटा, हम लोग पढ़ते हुए ये जो है ये पढ़े हम लोगों ने 1773 से लेके 1935 तक। इस दौरान ये जो ब्रिटिश लोग हैं, ये जो संवैधानिक सुधार कर रहे हैं, नाम तो वो संवैधानिक सुधार ही दे रहे थे, चाहे वो 1919 के एक्ट को ले आए, चाहे वो 1909 के एक्ट को ले आए, 1919 के एक्ट को ले आए, चाहे वो 1935 के एक्ट को ले आए या 1946 के एक्ट को ले आए। इनका प्रयास ये तो यही कह रहे थे ना कि ये संवैधानिक सुधार कर रहे हैं। ब्रिटिश क्या कह रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर रहे हैं, संवैधानिक सुधार कर रहे हैं। लेकिन क्या वो केवल संवैधानिक सुधार था? क्या वो केवल भारतीय जनता के हित के लिए था? बिल्कुल नहीं था। वो इस एक्ट के माध्यम से, ये जो वो एक्ट ला रहे थे, इन एक्टों के माध्यम से, इन नियमों कानूनों के माध्यम से वो अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये जो एक्ट थे वो उनके राजनीतिक नियंत्रण के टूल थे। इस बात पे चर्चा करनी है। तो जाहिर सी बात है ये सारे एक्ट वो कंट्रोल स्थापित करने के लिए ला रहे थे। और इसी के तहत उन्होंने 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया, यानी कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन उन्होंने लागू किया, यानी प्रांतों को अलग काम दे दिया। और जो प्रमुख और इंपॉर्टेंट था, बेटा याद रखना 2021-22 में 1919 के अधिनियम से यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जितने ऐसे काम थे जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, कृषि हो गया, नाली बनवाना हो गया, प्रांतों को दे दिया। और जितने इंपॉर्टेंट जहां से धन आने थे, धन जाने थे, सेना पे कंट्रोल करना था, भारत पे शासन हो सकता था, उन्होंने रखा वायसराय के कंट्रोल में। 1935 के अधिनियम में भी उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर 1919 में प्रथम विश्व युद्ध ना हुआ होता तो वो कभी 1935 के अधिनियम तक नहीं पहुंचते। लेकिन 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होना और 1919 के एक्ट में साइमन कमीशन के लिए, जो उन्होंने कहा कि 10 साल बाद कमीशन बनेगा और हम चेक करेंगे, क्योंकि 1919 के अधिनियम में वो केवल द्वैत शासन ही नहीं, यहाँ पे उन्होंने जो पृथक निर्वाचन 1909 में मुस्लिमों को दिया था उसको उन्होंने एक्सटेंड किया, वो सिखों के लिए भी एक्सटेंड किया। उन्होंने और ज्यादा भारत को बांटने का प्रयास किया। और ऊपर से उन्होंने क्या कहा कि 1919 का अधिनियम सही है कि गलत है, बाद में देखने के लिए हम एक कमेटी बिठाएंगे। बाद में उन्होंने साइमन कमीशन
बिठा दिया, साइमन कमीशन को भारत भेजा, और उसी साइमन कमीशन का विरोध करने में लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद भगत सिंह ने कसम खाया था। 1927-28 में ही तो सारी कहानियां चल रही थी, तभी तो भारतीयों ने जबरदस्त विरोध किया। वही तो दौर था जब नेहरू रिपोर्ट वगैरह आया, और यही नेहरू रिपोर्ट वगैरह का, नेहरू जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू उनके पिताजी थे, और इसी का तो प्रेशर था कि अंग्रेज 1935 का अधिनियम लेके आए, और उन्होंने कहा हम स्वायत्तता देंगे, लेकिन स्वायत्तता नहीं थी, वो सीमित स्वायत्तता थी। 1857 की महाक्रांति के बाद अंग्रेजों को इतना तो पता लग गया था कि भारतीयों को शासन में जगह देना पड़ेगा, लेकिन वो भारतीयों को शासन में जगह देते, लेकिन कंट्रोल कम नहीं किए। चाहे वो 1935 के एक्ट तक चले आओ, उन्होंने कंट्रोल कम नहीं किया। यानी उन्होंने जो भी एक्ट दिया वो राजनीतिक नियंत्रण के एक टूल थे। उनका उद्देश्य क्या था? फूट डालो और राज करो। जो भारत में राष्ट्रवाद, अब अगर आपने राष्ट्रवाद पढ़ा होगा कि कैसे राष्ट्रवाद भारत में आगे बढ़ा, जो जो बच्चे हमारे यहाँ हमसे मॉडर्न हिस्ट्री हमसे पढ़े होंगे, उनको याद होगा कि कैसे भारत में राष्ट्रवाद आगे बढ़ा, कैसे अंग्रेजों का विरोध पहले जो छोटे छोटे टुकड़ियों में होता था, अंग्रेजों का विरोध हुआ, साथ में भारत में सामाजिक धार्मिक परिवर्तन आंदोलन हुए, धीरे धीरे पूरा भारत एक सूत्र में बंधना शुरू हुआ। बंगाल बटा था लेकिन आंदोलन चल रहे थे तमिलनाडु तक। तो धीरे धीरे पूरा भारत एक सूत्र में बंधना शुरू हो गया था और राष्ट्रवाद की परिकल्पना तेज होने लगी थी। इस राष्ट्रवाद से इन अंग्रेजों को डर था, ये इस राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि ये 35 करोड़ भारतीय अगर खड़े हो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेजों को भागने की जगह न मिलेगी। दूसरा, वो भारत को आजाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भारत उनके लिए सोने की चिड़िया थी। अमेरिका यानी एक सोने की चिड़िया उनके हाथ से निकल चुका था, दूसरी सोने की चिड़िया को वो आजादी नहीं देना चाहते थे, इसलिए स्वतंत्रता में वो देरी करना चाहते थे, वो भारतीयों को स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे। इस प्रकार निष्कर्ष लिखेंगे, अतः यह सुधार लोकतांत्रिक नहीं, यहाँ लोकतांत्रिक कर लीजिएगा बेटा, अतः यह सुधार लोकतांत्रिक नहीं बल्कि औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने के साधन थे। कितना बढ़िया समझ है अपने देश को लेके, अपने देश के इतिहास को लेके। अब देखिए बेटा, पढ़ हम पॉलिटी रहे हैं, लेकिन जिसका मॉडर्न हिस्ट्री क्लियरिटी नहीं होगा वो इन सारी चीजों पे अटकेगा। वो अलग बात है, यहाँ राजनीतिक नियंत्रण की बात कर लिया तो पॉलिटी में क्वेश्चन पूछ लिया, और अगर राजनीतिक नियंत्रण शब्द का इस्तेमाल न करे तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ ले, कहीं भी पूछ सकता है। तो ये प्रश्न भी आप लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए, ना बताते हुए भी इसको मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब 2 क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप इसका आंसर लिखिएगा, और जो इसका आंसर लिख लिया समझो बहुत बेहतरीन। संविधान सभा की बहसें संविधान के दर्शन को दर्शाती हैं। अब संविधान का दर्शन क्या है बेटा? दर्शन, देश कैसा होना चाहिए। संविधान भी एक सपना देखता है, देश कैसा होना चाहिए, संविधान अपने नागरिकों को क्या दे सकता है। अब इसमें लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघवाद सब जुड़ जाते हैं बेटा। पॉलिटिकल साइंस के लिए लिख रहे हैं, राजनीतिक दर्शन लिख रहे हैं, यानी कि संविधान सभा की बहसें और संविधान के दर्शन के बारे में बेसिकली हमें यहाँ चर्चा करना है, तो राजनीतिक चर्चा ही करेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने अन्य देशों से किस हद तक उधार लिया? अब इसका उत्तर आप लोग जानते हैं, लिखिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा। जैसे हमने यूके से संसदीय व्यवस्था लिया, अगर थोड़ा आपका रिवीजन पॉलिटी पहले से हुआ हो तो थोड़ा इमेजिन कीजिए, संसदीय व्यवस्था भारत को क्यों लेना पड़ा, क्यों नहीं हम अमेरिका वाले राष्ट्रपति
व्यवस्था की तरफ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ गए, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता है और हर वर्ग से हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व मिले, कैबिनेट का शासन हो, इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था लिया। अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिया, जर्मनी से हमने आपातकाल लिया, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया। तो इस तरह से संविधान के अंदर अलग-अलग देशों से हम लोगों ने प्रावधान लिया जरूर, लेकिन हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया। आपको इसको बताना होगा। आंसर में आपको इसे दर्शाना होगा कि हमने संविधान में अलग-अलग राष्ट्रों से लिया जरूर, लेकिन उसका भारतीयकरण किया भाई। भारत के परिस्थितियों के हिसाब से उन कानूनों को हमने ढाला, कॉपी पेस्ट नहीं है। कई बार लोग कहते हैं भारतीय संविधान उधार का पिटारा है, नहीं उधार का पिटारा है भाई, बौद्धिकता का पिटारा है। कैसे? अगर कोई व्यक्ति जा रहा है सड़क पे, समझने का प्रयास कीजिए, अगर कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है और सड़क पे ठोकर बनी हुई है और उस पे उसको ठोकर लग रहा है और गिर जा रहा है, तो उसको देख के दूर से ही समझ लेना बेटर है ना कि वहां ठोकर है, थोड़ा सतर्क होके जाना है। या किसी देश ने अगर अपने सड़क पे ठोकर बनाया तो इसका एनालिसिस करने में क्या बुराई है कि ठोकर से स्पीड कम हो सकती है, एक्सीडेंट का खतरा कम हो सकता है। तो हमारे यहाँ भी जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है वहां पे स्पीड ब्रेकर बना दो, ठोकर बना दो, ताकि गाड़ियां धीमी हो जाए। अब वो स्पीड ब्रेकर की हाइट क्या होनी चाहिए, हमारे यहाँ कैसी गाड़ियां चलती है, वो हम अपनी परिस्थिति के हिसाब से देखेंगे। जरूरी है कि पहले हमें ठोकर लगे, हम गिरे, हमारा मुंह फूट जाए, उसके बाद हम डिसाइड करें कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए या ना बनाना चाहिए। जरूरी है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हम ईश्वर के पास चले जाएं, तब हमारे लोग सोचना शुरू करें। नहीं बेटा, दूसरों की गलतियों से सीख लेना, और दूसरे अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनसे सीख लेना, यही मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। लेकिन सीख लेने में और उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देने में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमने सीख लिया और सीख लेके उसको अपने अनुसार ढाला और अपने देश में लागू किया। तो इस तरह हमने उधार जरूर लिया, लेकिन उसका भारतीयकरण किया, भारतीय परिस्थितियों, उधार लिया पर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला, उसमें स्वदेशी तत्व को मजबूत किया। तो ये आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लीजिए, विश्लेषण कीजिए। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? भारतीय संविधान का विश्लेषण कर रहे थे। तो इस तरह से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इन पांचों क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करके टेलीग्राम पे आप लोग उत्तर दीजिएगा। होप कि आपको ये पसंद आए। थैंक यू।